नॉलेज तो आपको है ही। अब आपको स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, जो पैटर्न बदलता जा रहा। अब जैसे यूपीएससी ने पिछले 2 साल से नए ऑप्शन आने लगे हैं कि ओनली 2 करेक्ट, ओनली 1 करेक्ट। अब ये सब जो है कि अब ये आप जो पुरानी तैयारी है उसके साथ आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपकी पहले ही तैयारी तो हो जाए। तो टेस्ट लगाना जरूरी है, 15-20 टेस्ट नॉर्मल हर बच्चा लगा लेता है, लेकिन यहाँ आपको पैटर्न के साथ चलना पड़ेगा। जब कट ऑफ आपकी 75 या 85 ही जा रही है तो आपको 100 में से 100 तो करना ही नहीं है, वरना आप वो कर सकते हैं। जैसे आपका पेपर आ रहा, आप अगर 100 नंबर से भी प्लस हैं तो आप बहुत आगे हैं कट ऑफ से। जैसे आपको अगर वहाँ टफ लग रहा है तो वो सबके लिए टफ है। वो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आपको कुछ बच्चे जरूर मिलेंगे जो कहेंगे बहुत इजी था मेरे, वो कुछ भी बोल देंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि एग्जाम के बाद जो डिस्कशन बच्चे करने लगते हैं, पेपर मिला रहे हैं, 3 घंटे का गैप मिलता है, उसी में कोई कुछ भी आंसर की देख के मिलाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, भले ही आपका आंसर सही रहे कि कितनी बुक्स इकट्ठा हो जा रहे हैं। अब रिवीजन यहाँ बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि आप इन बुक्स को उठा के दोबारा नहीं पढ़ सकते, आपके पास कितना भी टाइम, तो वहाँ आपको नोट्स बनाने शॉर्ट नोट्स। और अब जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, पहले लोग पेपर में बनाया करते थे, पेन और पेपर में, लेकिन अब क्या है, डिजिटल का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी बहुत काम आती है। इसको आप यूज भी कर सकते हो, मिस यूज भी कर सकते हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया है, तो सर का 694 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। सर का इसके पहले भी सिलेक्शन हुआ था, तो जानते हैं कि सर ने कौन सा अटेम्प्ट था ये वाला, लगातार 2 बार सिलेक्शन कैसे प्राप्त हुआ, ये तमाम प्रकार की बातें तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सर सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। जी, मेरा नाम प्रज्वल चौरसिया है जी। मैंने अपनी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल पन्ना से की थी जी। इसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन था वो एनआईटी भोपाल, मैनेट के नाम से इधर जाना जाता है जी, तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से की थी। और उसके बाद से ही मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी। जैसा कि आपने बताया कि जो आपकी एजुकेशन थी, जो आपका ग्रेजुएशन था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, फिर वहां से आपके दिमाग में कहाँ से आइडिया आया कि मुझे यूपीएससी करना है? क्योंकि देखते हैं कि इसमें ज्यादातर आर्ट बैकग्राउंड या फिर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं, तो इंजीनियर से फिर ये सब पढ़ना, फिर कैसे आपने किया? हाँ जी, बात ऐसी थी कि 12th तक ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि सिविल सर्विसेज में ही जाना है, क्योंकि जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई थी वहाँ इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था कि ये सब भी एग्ज़ाम होते हैं। वहाँ सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल का बस का ही होता था। बिल्कुल सर। तो वहाँ से जो कॉलेज में गए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेने का भी ऐसा कुछ नहीं था कि बस यही लेना है, वो तो जो मिल रहा था तो वही लेना था, क्योंकि एनआईटी अगर कॉलेज मिल रहा है तो उसमें एडमिशन होना ही बड़ी बात था। उसके बाद से थर्ड फोर्थ ईयर तक मेरा ये था कि इंजीनियरिंग सर्विस में ही जाना है। यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन भी हुआ करता था और गेट का भी एग्जाम हुआ करता था, तो मैंने थोड़ा उसका भी 6 महीने प्रिपरेशन की थी। और प्लेसमेंट में भी बैठा, मुझे बैठने नहीं दिया गया क्योंकि पीपीओ हो गया था, तो उस वजह से मैं फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट में भी नहीं बैठ पाया था, क्योंकि हमारे यहाँ नियम था कि जिसका पीपीओ हो जाता है, मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर, जैसे इंटर्नशिप होता है 3rd ईयर में, तो कंपनी वाले अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको फिर प्लेसमेंट में नहीं बैठने मिलता। तो वहाँ पे मुझे बैठने नहीं मिला, तो काफी बुरा वक्त था। तो तब ये डिसाइड हुआ कि मुझे अब इंजीनियरिंग सर्विसेज का नहीं करना। और वहाँ पे मेरे एक दोस्त थे एमटेक में, अमर कौशल नाम से, अभी वो लखनऊ में है, तो वहाँ पे वो मुझे मिले। मतलब मैं बैडमिंटन खेलता था तो वो भी बैडमिंटन खेलते, तो वहीं मुलाकात हुई। तो वहाँ से उन्होंने फिर मुझे बताया कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, ये तैयारी होती है, ये होता है, तो उधर से मैं जाना उसे। और फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मेरी हो गई, उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं नहीं, इंजीनियरिंग सर्विसेज छोड़ के मैं इसी की तैयारी करता हूँ। तो सर आपने कितने अटैम्प्ट दिए और हर अटैम्प्ट का क्या रिजल्ट रहा आपका? जी, ये अभी जो रिजल्ट आया है 2023 का, ये मेरा 5th अटैम्प्ट था जी। इस अटेम्प्ट में मेरी 694 रैंक थी ऑल इंडिया। इससे पहले मैंने 2019 से अटेम्प्ट देना शुरू किया था, तो लगातार 4 अटेम्प्ट में मेरे साथ ये हो रहा था कि प्री निकल जा रहा था, लेकिन मेरा मेंस नहीं निकल पा रहा था। और उसका कारण ये था कि मेंस में मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, तो 2 साल मेरे मैथमेटिक्स ऑप्शनल में ही कम नंबर थे, मतलब बहुत कम नंबर थे, उसमें मेरा मेंस ही नहीं निकल पा रहा था। जीएस, जनरल स्टडीज और ऐसे में मेरा ठीक था। लेकिन जैसा कि आपने बताया 4th अटेम्प्ट, मतलब 2022 का एग्ज़ाम था, उसमें मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर आए, तो मेरा उसमें सिलेक्शन भी हुआ था। उसमें मेरी ऑल इंडिया 770 रैंक थी जी। और मुझे उसमें IRMS करके एक सर्विस होती है, और पिछले साल ही शुरू हुई थी, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, तो मुझे वो मिली थी जी। तो 4थे और 5वें अटेम्प्ट में दोनों में ही मेरा सिलेक्शन हुआ। जैसे कि आपने बताया कि आपके ऑप्शनल में हर बार बहुत कम नंबर आते हैं, तो क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि क्या मैं ऑप्शनल चेंज करके देखता हूँ?
जी ये बात थी, क्योंकि जब सेकंड अटेम्प्ट था तो मेरे ऑप्शनल में सिर्फ दोनों पेपर मिला के 150 ही नंबर थे, और लोगों के एक ही पेपर में बिल्कुल 150 150 नंबर आया आते हैं करते जी। थे। तो वो काफी मतलब डिप्रेसिंग फेज था वो, तब तो ऐसा लग रहा था कि ऑप्शनल तो छोड़िए, बदलना चाहिए कि नहीं, कि एग्जाम देना भी देना चाहिए कि नहीं। क्योंकि आप तैयारी करते हो जब आपके 150 नंबर आ रहे हैं और बिल्कुल लोगों के 300 साढ़े तीन तीन सौ तक नंबर आते बिल्कुल हैं इसमें, बिल्कुल तो वो काफी बुरा फेज था। तो वहाँ पे जो मेरे दोस्त थे, प्रिपरेशन वाले थे, और जो स्कूल वाला भी एक दोस्त है, निखिल नाम है उसका, तो वो बहुत मदद की उन लोगों ने, उन्होंने काफी सपोर्ट दिया, मोटिवेशन दिया कि नहीं, हो सकता है तैयारी कमी है, प्रैक्टिस नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शनल आपको नहीं लेना चाहिए, कि बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन तैयारी में जहाँ कमी है उसको पूरा कीजिए। और आज उन्हीं सबका सपोर्ट था कि मैंने तैयारी तो की ही, पढ़ाई तो मैं कर ही लेता था, लेकिन जो मोटिवेशन है वो कहीं और से, आप अंदर से कितना भी लाएं, जी एक सपोर्ट चाहिए रहता है, तो बिल्कुल उन्होंने सर बहुत सहायता की इस जी। वक्त। सर बात करें प्रीलिम्स की, आज के टाइम पे देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हम्म, उनका प्रीलिम्स ही निकल रहा है, एक अटेम्प्ट हो गया, दो अटेम्प्ट हो गया, तीन अटेम्प्ट हो गए, चार चार भी अटेम्प्ट हो जाते हैं तो प्रीलिम्स ही निकलता। एक मैम है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हम्म, इन उनका इस बार फाइनल सिलेक्शन हुआ है। हम्म, वो उन्होंने बताया था कि मेरा 4 बार लगातार प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। हम्म। तो सर क्या प्रीलिम्स के लिए आप क्या ऐसे स्टडी फॉलो करते थे तैयारी में, कि आपका पहली बार से ही प्रीलिम्स हर बार निकलता था? जी यूपीएससी का अगर प्रिलिम्स देखें हम, तो इसमें दो पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज के, सी सर जिसके कट ऑफ आती है जी नंबर, मतलब उसी के जोड़ते हैं, और दूसरा सी सेट होता है, जी एप्टीट्यूड टेस्ट, वो क्वालिफाइंग रहता है, उसमें 1/3 नंबर ही लाना रहता है। जी तो जैसा हम ट्रेंड देख रहे हैं, तो सी सेट थोड़ा डिफिकल्ट होने लगा है हर बिल्कुल साल, सर और ये बच्चों का नहीं निकलता है, मतलब 1/3 भी नंबर नहीं आते। अब उसके कई कारण हैं, बच्चे खासकर इंजीनियर्स का ही नहीं निकल रहा है सी बिल्कुल सेट। बिल्कुल ये हाँ। कहा जाता है कि इंजीनियर का बहुत अच्छा सी सेट होता है, नहीं इनको सर हाँ एडवांटेज है। तो मेरा एक खुद का दोस्त है, अभी वो एसडीएम है इधर उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, अंबिकेश नाम है उसका। जी तो उसका भी ये था कि उसके जीएस में 100 नंबर से ज्यादा ही आते थे हमेशा प्रीलिम्स से, लेकिन सी सी सेट में सर वो 3 बार रुका है। और वो रुका क्यों है? क्योंकि कई बार नजरअंदाज कर दिया उसे, कि कई हाँ बार हम तो थोड़ी सी इंजीनियर है तो मतलब निकाल चूक ही कर लेंगे दी, बिल्कुल तो वहां पे वो आपका एक क्वेश्चन इधर उधर हो जाता तो गलत हो जाता। जी तो बात ये है कि आप किसी भी पेपर को ग्रांटेड नहीं ले सकते कि ये मेरा निकल ही जाएगा या बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि वो ऐसा एग्जाम है, वहां पे आप चांस नहीं ले सकते। और बात अगर करें पहले पेपर की, तो जिस हिसाब से इस साल तो कट ऑफ 75 ही गई है, जी तो जब मैंने देना शुरू किया था तो 98 कट ऑफ हुआ करती थी, बिल्कुल और वो घटते घटते कभी 85 आई, अब तो 75 आ गई है। तो हाँ मतलब सोचने वाली बात है कि आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन सही करने हैं पूरे बिल्कुल 100 100 में क्वेश्चन में। तो जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, तो आपको तैयारी, नॉलेज तो आपको है ही, अब आपको स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, जो पैटर्न बदलता जा रहा है। अब जैसे यूपीएससी ने पिछले 2 साल से नए ऑप्शन आने लगे हैं कि ओनली 2 करेक्ट, ओनली 1 करेक्ट। अब ये सब जो है कि अब ये आप जो पुरानी तैयारी है उसके साथ आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, अब बिल्कुल सर ये नहीं कि आपकी पहले ही तैयारी तो हो जाएगा। जी। तो अब हर साल इम्प्रूव करने की कोशिश हम्म, करते थे। हाँ जैसे आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो कितने मतलब साल महीने तैयारी करके दिया था? जी। मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था इसमें क्या होता है, इसलिए मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की थी। तो वहाँ मुझे ये पता चला कि इसमें सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल रहता है, बिल्कुल क्योंकि कोचिंग आपकी मदद कर देता गाइड है, कर देगी पढ़ना गाइड कर आपको सकता है, बुक्स बता सकता है आपको कैसे पढ़ना लिखना, ये सब बता सकता है, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना खुद को ही रहता जी है। तो वहाँ से मैंने नवंबर दिसंबर से मुझे ये समझ आ गया था कि अब ये मुझे खुद से ही करना पड़ेगा, और इसके लिए टेस्ट लगाने रहते थे, आपको बार बार रिवीजन करना, प्रीलिम्स की सिलेबस देखना, और करंट अफेयर्स एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। दूसरा, जो टॉपर्स लोग रहते थे उनके यूट्यूब में कई वीडियोस भी रहते थे, आप डायरेक्ट मिल भी सकते हैं, अगर दिल्ली में रहते हैं तो वो मिल जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल कोचिंग मिल में, जाते हैं तो उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी चीज़ इसमें रहती है कि आपका पीयर ग्रुप होता है जो 3-4 लोगों का था, तो मेरा भी 3-4 लोगों का था, और होपफुली वो ऐसा हुआ कि जब पिछले साल मेरा सिलेक्शन हुआ तो उन सबका भी हो गया। तो मतलब हम लोग शुरू से 3-4 साल कर रहे थे, किसी का प्री नहीं निकल रहा, किसी का मेंस नहीं निकल रहा, बिल्कुल लेकिन जब निकला तो तीनों का एक साथ निकल गया। जी तो उससे मेरा मतलब ये है कि जब आप तैयारी साथ में अच्छे से करते हैं, सिंसियरली करते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको आज नहीं तो कल तो मिलता ही है। जी। तब जैसे कि आपने बताया कि हर साल आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न चेंज होता जा हम्म, रहा है। तो जैसे जब आपने तैयारी शुरू की थी हम्म, तो उस दौरान क्या होता है, जब प्रीलिम्स नजदीक आता है तो जैसे कि 1 महीना बचा, 2 महीने, तो आप क्या पढ़ने की कोशिश करते थे कि मेरा सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ तो मैं सिलेबस ही पढ़ रहा हूँ, या फिर ये सोचा कि जितना पढ़ लिया वो ठीक है, अब मुझे रिवाइज करना है जितना मैं पढ़ चुका हूँ? अजीज, साल भर तो ये होता कि हम पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, जी ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, लेकिन जैसे जैसे टाइम कम बचता है, जैसे अब
एक डेढ़ महीना बचा। तो यहाँ पे बच्चे क्या पैनिक करने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या पढ़ना क्या करना है। वो 10 मतलब 40-40 50-50 टेस्ट लगा लेते हैं, पता नहीं वो कैसे लगा रहे हैं, लेकिन वो लगा लेते हैं। और बिल्कुल बस सर। वो इसलिए कि वो नर्वस हो रहे हैं, उनको पता नहीं क्या करना। जी तो टेस्ट लगाना जरूरी है, 15-20 टेस्ट नॉर्मल हर बच्चा लगा लेता है, लेकिन यहाँ आपको पैटर्न के साथ चलना पड़ेगा। जब कट ऑफ आपकी 75 या 85 ही जा रही है, तो आपको 100 में से 100 तो करना ही नहीं है, वरना बिल्कुल आप वो कर सकते हैं जैसे से आपका पेपर आ बिल्कुल। रहा। आप अगर 100 नंबर से भी प्लस हैं तो आप बहुत आगे हैं कट जी ऑफ से। जैसे मेरा 2022 में 112 नंबर था प्रीलिम्स में, तो कट ऑफ गई थी अराउंड 88 को, तो वो कट ऑफ से बहुत आगे है। तो उसकी स्ट्रेटेजी ये है कि आप जो भी पेपर आ रहे हैं उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से आपको पढ़ने में ज़्यादा फायदा है। होता ही है कि करंट अफेयर्स हम लोग साल भर पढ़ रहे हैं, और जो पेपर में आ रहा है वो पता नहीं कहाँ से आ कहाँ गया से है। आगे। तो वो आते रहते हैं, वहाँ पे आपको कॉमन सेंस भी लगाना है, नॉलेज है आपकी, जो स्टैटिक क्वेश्चन है उससे लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कई बार टू द पॉइंट रिपीट हो जाते हैं। बिल्कुल तो सर। ये सब मिला के जब आप एक तो खुद एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उतना एनालाइज करना आना चाहिए। तो इसमें जो 3-4 लोग का आपका ग्रुप रहता है प्रीलिम्स का, जैसे हम लोग क्या किया करते थे कि सुबह टेस्ट लगा लिया करते थे सब लोग मिलके कि आज ये टेस्ट लगाना है, और शाम को उसी टेस्ट को डिस्कस कर लिया करते थे कि किसकी कौन सी गलती है क्या। तो उससे नए पॉइंट्स पता चल गए, एक पर्सपेक्टिव पता चल गया। तो ये सब तरीके से बहुत मदद मिल जी जाती है प्रीलिम्स के लिए। जी। तो बात करें मेंस की, हम्म तो आपने लगातार पांचों मेंस लिखे हैं। हम्म तो मेंस में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी कि मतलब 1 2 3 4 जीएस पेपर के लिए कैसे हम्म। तैयार करते? खास तौर पर बात करें जो आपका जो पिछला ये वाला अटेम्प्ट था जो इसमें सिलेक्शन हुआ, तो इस बार आपने कैसे आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग का कितना बड़ा रोल है और कैसे तैयारी? हाँ जी, आप जब पहली बार मेंस देने गए थे तो इतना आइडिया नहीं था कि क्या क्या करना बिल्कुल रहता है। तो बिल्कुल। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इसमें कहा जाता है, डेली लिखना चाहिए। तो वो थोड़ी बहुत की थी, टेस्ट लिख लिए थे, लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम देने गए तो वहाँ पे समझ आता है कि इतने प्रैक्टिस से तो कुछ कुछ नहीं नहीं। हो सकता जी है। और वहाँ हड़बड़ाहट है, क्वेश्चन छूट रहा है, ये हो रहा। तो जीएस में मेरा ठीक ठाक स्कोर रहा, 370 पहले में रहा। इस साल 410 स्कोर था, जो कि मतलब एक अगर टेक्निकल ऑप्शनल का है, मैथ्स ऑप्शनल जैसे लोगों के लिए 400 प्लस बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो जीएस 1 2 3 मतलब 4 को मैं अलग रखता हूँ। तो जीएस 1 2 3 के लिए एक बढ़िया स्ट्रेटेजी ये रहती है कि आप आंसर लिखें डेली, और उसको कंटिन्यूअसली ही लिखें, ताकि जो चीज़ आपको याद है आप लिख कैसे पा रहे हैं। होता क्या है कि कई बार हम लोग याद कर लेते हैं, जब क्वेश्चन आता है तो तो वो लिख ही नहीं पाते हैं। मतलब कोई पॉलिटी का ही अगर फंडामेंटल राइट्स अगर किसी से पूछ दिया जाए तो 3 पॉइंट के बाद नहीं लिख हाँ पाते हैं, इतना और बड़ा कर जबकि पूरे याद हैं। तो वो होता है इसलिए क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं रहते हैं। और दूसरा, प्रैक्टिस वहाँ पे 3 घंटे के अंदर आपको सब सब लिखना है, लिखना और है। सही लिखना, टू द बिल्कुल पॉइंट लिखना। और जी। वो चीज़ आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इतना सोच भी नहीं सकते कि ये लिखूं क्या लिखूं। वो सोचते रह जाएंगे तो हाँ वही तो। घड़ी वो क्या 12 है, बज दिमाग जाने में दो। आया वो पेन चलना चाहिए हाँ, वो कॉपी पे। और वो तब होगा जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि बिल्कुल बस सर। आपको क्वेश्चन दिखा, तुरंत समझ आ गया आपको क्या लिखना है, लिखने लगे। जी तो ये हुआ था कि आंसर राइटिंग के, जी और इसमें भी जो हम लोग ग्रुप में लिखा करते थे, एक दूसरे की चेक किया करते। हालांकि अब इसमें कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं था, ना मुझे इतनी अच्छे से आती थी, ना दोस्तों को इतना अच्छी, लेकिन उससे ये होता था कि हम लोग लिख रहे थे, कंटिन्यूअस लिख पा रहे थे, एक दूसरे का देख पा रहे थे, तो उससे बहुत इम्प्रूवमेंट, जी मतलब मदद बहुत मिलती जी थी। और इसमें अब GS4 की बात करें तो उसकी अप्रोच थोड़ी दूसरी है। उसमें क्या है, आप बुक आंसर नहीं लिख सकते एथिक्स में, जी। उसमें आपको अलग लिखना है। तो इसमें मैंने टॉपर्स की जो कॉपी थी, खासकर जो मैथ्स बैकग्राउंड ऑप्शनल लिए थे, कि मैंने देखा कि वो कितना कैसा लिखते हैं, क्योंकि मैं जीएस में उतना टाइम दे नहीं सकता हूँ। इन ऑप्शनल्स में ये रहता कि आपको अलग से इनमें टाइम ज़्यादा पड़ता। तो मैंने उनको मतलब कॉपीज़ देखी, कुछ सीनियर्स थे उनसे बात की, और फिर मैंने अपने खुद के ही मतलब आंसर्स उसमें अलग से बनाए, अप्रोच अलग रखी। और उसका फ़ायदा ये रहा कि एथिक्स में बहुत नंबर आए मेरे। इस साल भी 126 नंबर हैं, जी मतलब जो बहुत अच्छे नंबर हैं, जी। मतलब सर मैथ्स ऐसे ऑप्शनल्स में ऐसे के देखे। लिए क्या करते और ऐसे ऐसे के लिए ये रहा कि यूपीएससी जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो बहुत ही टू द पॉइंट ऐसे आते थे, जैसे वुमेन के ऊपर आ गए, डेमोक्रेसी के ऊपर आ गए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। लेकिन उसके बाद से जो पैटर्न चेंज हुआ कि अब एब्स्ट्रैक्ट, लोग कहते हैं फिलोसफिकल हैं? हाँ टॉपिक, फिलोसफी बहुत ज्यादा आ एब्स्ट्रैक्ट गया है। टॉपिक मतलब कुछ भी कोट दे दिया, अब आपको लिखना है, लिखना है उस समझ में पर। नहीं आया। तो उसकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट हो गई। अब उसमें क्या है, अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, और ऐसे एक ऐसा पेपर है, इतना फ्रीडम देता है कि आप उसको किसी भी डायरेक्शन में ले जाएं, बस वो मीनिंगफुल रहना चाहिए और फ्लो बहुत अच्छा रहना जी चाहिए। तो इस पेपर की जो अप्रोच है वो अब बदलनी पड़ेगी। ये हम लोग को भी टाइम लगा था, मतलब जब पहली बार आया तो समझ में नहीं आया इसमें लिखना क्या है, कैसे जी। लिखना।
लेकिन वो टाइम के साथ अब समझ आने लगा कि अब ये तो ओपन एंडेड है, इसमें आप बिल्कुल स्कोर कर सकते हो बिल्कुल। अच्छे से। तो बात करें इंटरव्यू की, जैसे आपने पिछले साल इंटरव्यू दिया, इस साल इंटरव्यू दिया, हम्म, तो इंटरव्यू के दौरान अपने आप को काम कैसे रखा कि कुछ भैया है, जैसे एक दो बंदे मुझे मिले यूपीएससी भवन में वीडियो बनाया जाता था, हम्म, कि मेरे साथ वाले एक भैया थे, तो गया तो उनके हाथ कांप रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा रिलैक्स कीजिए, बैठिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसे काम रखें आप अपने आप के इंटरव्यू दौरान, जैसे उन्होंने कुछ सवाल पूछा नहीं आ रहा तो कैसे रिएक्ट कराएं? जी, इंटरव्यू का तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि पिछले साल मेरा सिविल सर्विसेज का ही इंटरव्यू था, और उसी साल मेरे दो इंटरव्यूज और थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के भी इंटरव्यू था और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वाले। तो मेरा 3 महीने में 3 इंटरव्यू लग गए थे, जी वो ऐसे सेट हो गए थे कि वो 3 महीने में 3 इंटरव्यू। अब लेकिन मेरा पहला इंटरव्यू था तो नर्वस होता, जैसे आप बताएं काँप रहे थे, तो वहाँ अंदर से बहुत नर्वस फील होता, क्योंकि इतने साल से आप पढ़ रहे हो और फिर आप वहाँ जाते हो जहाँ पे मतलब 30 मिनट में आपका पूरा लाइफ सेट होनी है। फ्यूचर डिसाइड होने वाला बिल्कुल कि कितने नंबर पाओगे, आप इतने नंबर पा गए तो लिस्ट में इन हो, नहीं आए, तो आउट हो। आउट हो। तो वो नर्वस होना मतलब नॉर्मल ही है, लेकिन इसके लिए ये था कि आप मॉक इंटरव्यूज होते हैं वो दीजिए, और जो मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे बात कीजिए, है ना, और जो भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं या ऑफिसर्स हैं उनसे कंटिन्यूअसली बात करते रहिए। उससे क्या होता है, आपको ये फील आता है कि ये भी हमारे जैसे ही हैं, बिल्कुल वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर जाके आपको दूसरी दुनिया से बहुत लोग अलग नहीं आते करना हैं, है। बिल्कुल और फिर जब मैं भी नर्वस था फर्स्ट इंटरव्यू के टाइम, लेकिन जब मैं अंदर गया तो बहुत ही काम कंपोज इन्वायरमेंट था, जी मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब हम लोग की उम्र के ही वहाँ पे बात कर बिल्कुल रहे हैं, सर। और बहुत ही सिंपल और मज़ा भी आ रहा था इंटरव्यू देने में, तो वो बहुत कंपोज रहता है। लेकिन अब जैसे कोई पहली बार जाता है तो वो नर्वस होना तो मतलब जी उसका होता ही है। जी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि हम्म, आपका जो ऑप्शनल था, तो शुरुआती दौर में मतलब उसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हम्म, 2-3 अटेम्प्ट में। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि हम्म, ऑप्शनल चेंज भी कर देते हैं। हम्म। तो आधा 2 साल उसकी तैयारी की, अब चेंज कर दिया तो फिर इसकी तैयारी करी। तो ऑप्शनल चेंज करना कितना सही है? ये तो मतलब बच्चों पे ही डिपेंड करता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि इस साल हो गया कि सोशियोलॉजी में बहुत नंबर आ गए, बिल्कुल तो हाँ, बच्चे उसी को देख के ही देख ले ले लेंगे लेते हैं, ठीक है, वो ये नहीं देखते कि हम इस पेपर को कैसे लिख कैसे पाएंगे, करेंगे। नहीं लिख पाएंगे। या फिर कई लोग मैथ्स को देख के नंबर ले लेते हैं कि यहाँ तो 300 आते हैं, और वो आते भी हैं, आते हैं और बिल्कुल। वो जब नंबर आते हैं तो फिर 150 200 भी नंबर आते हैं, आते तो हैं। वो दोनों साइड सही। मतलब आपको देखना पड़ेगा। एक सिक्के के 2 पहलू। हाँ, और ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऑप्शनल चेंज भी किया और बिल्कुल, उनके अच्छे स्कोर भी आए, ऐसा नहीं। बिल्कुल, तो ये आपकी एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि आप अगर एक अटेम्प्ट या दो अटेम्प्ट एक ऑप्शनल से देते हैं, नहीं नंबर आ रहे हैं, और आपको लगता है कि आपने पूरी तैयारी इसकी कर ली है कि अब भाई इससे ज़्यादा तो नहीं हो नहीं हो पाया, सकता। तो वहाँ पे चेंज करना सही है। लेकिन अगर आप किसी और को देख के कर रहे हो कि इसके इस ऑप्शनल में ज़्यादा आ गए, तो इसके मैं उस भी ऑप्शनल में इसमें आ ही नहीं रहा है, तो यूपीएससी में तो ऐसा कि हर ऑप्शनल में आपको 300 नंबर दिख ही जाएगा कहीं ना बिल्कुल, कहीं। बिल्कुल। तो वो बच्चे तो पे डिपेंड करता है, इसके लिए आप एनालिसिस अपनी करिए। जी, इसमें दूसरों की सलाह उतनी काम नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने आप को अच्छे जानते हैं कि कैसा लिख सकते हैं बिल्कुल, या नहीं। बिल्कुल। तो खुद की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, जी, बाकी देख के तो मन नहीं चेंज करना बिल्कुल। चाहिए। सर बात करें रिवीजन की, तो हम्म, रिवीजन आप कैसे कर देते हैं? हम इतना सारा सिलेबस पढ़ते हैं, हम्म, 4-4 5-5 साल तैयारी करते हैं, हम्म। तो आप वीकली रिवीजन करते थे या फिर जो दिन में पढ़ा वो शाम को रिवाइज के लिए, महीने में 2-3 दिन का टाइम निकाल के पूरा सिलेबस रिवाइज किए? और जैसे शुरुआती फेज में तो ये होता था कि भी पढ़ा ही नहीं है, एक साल तो पढ़ने में ही लग जाता था। बिल्कुल, बिल्कुल, फिर धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं कि कितनी बुक्स इकट्ठा हो जा रही हैं। बिल्कुल, अब रिवीजन यहाँ बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि आप इन बुक्स को उठा के दोबारा नहीं पढ़ सकते, आपके बिल्कुल। पास कितना भी टाइम। तो वहाँ आपको नोट्स बनाने शॉर्ट रहते हैं, नोट्स। शॉर्ट नोट्स। और अब जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, पहले लोग पेपर में बनाया करते थे, पेन और पेपर में, लेकिन अब क्या है, लैपटॉप डिजिटल का वगैरह ज़माना है, बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी बहुत काम आती है, जी, इसको आप यूज़ भी कर सकते हो, मिस यूज़ भी कर सकते हो। अब जैसे वन नोट है, अच्छा एप्लीकेशन है, या बिल्कुल। एवर नोट भी यूज़ करते हैं। तो उससे क्या है कि यूपीएससी में क्या है, बहुत करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर आ गया, अब ये आपको बुक्स में नहीं मिल पाएगा, जो मुझे बुक्स इंटरनेट पे दी ही थी देखना वो पड़ेगा। नहीं मिली। जी, अब लेकिन मुझे नोट्स में उसे इंटरनेशनल रिलेशन में ही इंक्लूड करना है। बिल्कुल। और पेन और पेपर में ये होता है कि आप कहाँ से पेज निकाल के कहाँ कहाँ रखोगे, लगोगे और वो लिख इतना के बड़ा आना। 400 300 पेज का बिल्कुल, बंडल हो बिल्कुल। जाता, वो खो गया, ये हो गया। जी, तो इससे अच्छा रहता कि आप वन नोट में ये रहता कि एडिट आपने वहीं करके पे एडिट किया, वहीं पे ऐड डिजिटल कर पेज दिया। कहीं भी जोड़ सकते हो। जी, प्लस जो फ्लो चार्ट्स हैं आ जाते हैं न्यूज़पेपर में, बहुत अच्छे से किसी चीज़ को, जैसे इंडियन एक्सप्रेस पेपर में एक्सप्लेन सेक्शन आता है, जी, तो वो बहुत किसी टॉपिक बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर देता, तो उसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को
कट पेस्ट करके चिपका लीजिए। जी तो मैंने भी वही किया था। मुझे शुरू में नहीं आता था, कि मुझे अजीब लगता था कि अब लैपटॉप में टाइप कैसे कैसे करेंगे, करेंगे, पढ़ेंगे कैसे नोट्स कैसे। बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल। फिर धीरे धीरे कोशिश की तो बहुत आसान हो गया था। जी अब हालांकि मैथ्स में थोड़ा कठिनाई आती थी, क्योंकि मैथ्स तो पूरा स्टैटिक है, वहाँ करंट नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ पे कोचिंग के नोट्स हैं या खुद के भी जो बनाए टेस्ट सीरीज, तो वहाँ मैंने पेन पेपर का यूज़ किया। लेकिन जी जीएस प्रीलिम्स के लिए भी मैंने पूरा वन नोट का इस्तेमाल किया। नेट पे जैसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में दिया करता था घर में, तो वहाँ पे भी मैंने पूरा वन नोट का ही इस्तेमाल किया। और वो जी इतना आसान था कि आप बैठे बैठे आप लेट सोने जा रहे हैं, 5 मिनट आपको देखना, तो आप मोबाइल तक में आप देख सकते हो, तो बिल्कुल। बहुत आराम मिल जाता था जी उससे। और सर टाइम टेबल की बात करें तो आप हम्म। कितने घंटे पढ़ने की कोशिश करते थे? अब ऐसी कोई खास कोशिश नहीं रहती थी पूरे दिन, बस ये रहता था कि वीकली टारगेट या कुछ दिन के टारगेट्स रहते थे कि मतलब इन 2-3 दिनों में मुझे कंप्लीट करना। अब वो हो ही जाता था, 8-9 घंटे तो हो ही जाते थे दिन के, क्योंकि आपको पूरा जीएस भी पढ़ना है, बिल्कुल। मैथ्स में भी 4-5 घंटे डेली देना, प्लस रिवीजन करना, उसके बाद पेपर पढ़ना। तो एक टाइम टेबल बना रहता था कि सुबह उठ के सबसे पहले मैथ्स ही पढ़ता था मैं, क्योंकि सुबह उठ के थोड़ा अच्छा माइंड फ्रेश भी रहता है, पढ़ने में आसानी भी रहती है, प्लस मैथ्स में ये है कि आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, तो बिल्कुल। सुबह हो जाता था। जी और दोपहर और शाम के वक्त मैं जीएस पढ़ा करता था, जी जो रिवीजन है कुछ ऐड ऑन आया। जी। और शाम का टाइम थोड़ा अनप्रोडक्टिव रहता है, क्योंकि मन भी नहीं करता है, कोई घूमने चला हाँ जाता, कहीं कोई आ बाहर रहा, निकल तो गए, उस बिल्कुल। टाइम मैं पेपर प्रेफर कर लेता था कि वो पेपर जनरल नॉलेज की भी सही है और एग्जाम पर्सपेक्टिव सही जी सही है। और रात में तो थोड़ा बहुत रिवीजन हुआ, टेस्ट हुआ, या दोस्तों से बात हुई, डिस्कशन हुआ, तो वो कर लेता था। तो इस जी तरह से 8-9 घंटे नॉर्मली तो मतलब साल भर हो जाता था। जी इसके बाद जब जैसे प्रीलिम्स पास आए या मेंस पास आए, तो वो 12-13 घंटे अपने आप चला जाता था, क्योंकि बिल्कुल। वहाँ आपको लिखना भी है, पढ़ना है, तो वो अपने आप नॉर्मली हो जाता जी था। तो जैसे कि आपने हम्म, बताया कि आपका पांचों बार प्रीलिम्स निकला है, हम्म, तो जैसे कि आपने जीएस की स्ट्रेटेजी तो बताई थी, हम्म, सी सेट के लिए आप कैसे करते थे? कुछ बच्चे होते हैं कि उनका जीएस निकल जाता है, सी सेट नहीं निकला, खासतौर हम्म। पर देखा तो हिंदी मीडियम वालों को बहुत दिक्कत आती है। जी, सी सेट का ऐसा रहा, मेरा शुरू से मैथ्स बैकग्राउंड रहा है। और जी कॉलेज में जब प्लेसमेंट हुआ करते थे, तो जो भी कंपनी आती थी, तो वो सी सेट जरूर पूछती थी, एप्टीट्यूड। तो जी वहाँ हम दोस्तों के साथ मिलके सी सेट कंटिन्यूअसली मैं लगाता रहा, बहुत अच्छा हो गया था। और उसके बाद जैसे 2019 और 20 में सी सेट उतना टफ नहीं हुआ करता था। आप नॉर्मल भी आपको आता, बेसिक आता है, तो वो निकाल सकते। लेकिन अभी जैसे 2-3 सालों से हम देखा है, और पिछले साल तो इतना कठिन आया था कि मतलब इवन 60-70 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि दो चीज़ आती हैं उसमें, या तो एक तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैसेज, और दूसरा एप्टीट्यूड आता है। जी रीजनिंग तो टोटली मतलब ख़त्म सी ही हो गई है। तो वहाँ पे बच्चे क्या है कि अपने दिल पे ले लेते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मुझसे मैं मैथ ही करूँगा, मैं ठीक भले ही वो करूँगा जी। पैसेज आपको आ पढ़ रहा के है, 1 मिनट में बन रहा हो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं करते नहीं बच्चे करते। अपना। वो लगता है कि ईगो पे ले लेते हैं हाँ कि नहीं नहीं, मुझे मेरे तो को तो बस मैथ बहुत करना ही है। अच्छी है। और वो आधे आधे घंटे एक क्वेश्चन लगा रहे हैं, वो नहीं आ रहा है, 2 घंटे का पेपर है, तो आप मैथ्स के दम पे नहीं हो सकता, ये पिछली बार क्लियरली देख चुके हैं। तो वहां पे आप दिमाग यूज कीजिए, दिल की मत सुनिए कि आपको मैथ आती है, इंग्लिश आती है, आप बहुत अच्छा सी सेट करते हो, वो नहीं। आपको 70 नंबर लाने हैं, आप इंग्लिश पढ़ के लाइए, मैथ पढ़ के लाइए, जैसे भी लाइए। उसके लिए क्या है कि आप पेपर मिलता है, 5 मिनट पहले मिल जाता है, तो बच्चे क्या पेन उठाए और शुरू हो गए, पेपर देखना भी नहीं है। तो उसमें आप देखिए कि भाई उसमें आप खोजेंगे, तो ऐसे 10-15 मैथ के क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे जो सरल हैं, मतलब इजीली आपको बन जाएंगे। और कुछ पैसेज इतने सरल रहते हैं कि उसमें तो आप 100% श्योर हो सकते हैं। बाकी पैसेज में रहता है डाउट रहता है, क्योंकि इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जी एजम्पशन ही पूछ लेता, तो उसमें गलत का चांस रहता है। लेकिन आप अगर मिक्स करके देखेंगे तो 20-30 क्वेश्चन आपके निकल आएंगे। जी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, जी 30 क्वेश्चन आप सही करें तो 75 आप आगे हैं। जी और 80 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन करना मतलब उसमें थोड़ा स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। जी अब जैसे पिछली बार बहुत कठिन आ गया था, मतलब मैं भी देख रहा था कि पेपर समझ में ही नहीं आ रहा, जिस हिसाब की मैथ है पूछ रखी थी, ठीक है। तो मैंने खुद इंग्लिश के 27 पैसेज किए थे, ठीक, क्योंकि मुझे मेरे मैथ से मन गए थे, दस बिल्कुल। पंद्रह तब भी मन रहे थे, लेकिन वहां पे आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि टाइम मेरा बचाना सही है। हो जी जाता है, कि मैं सिर्फ मैथ ही करूंगा, मैथ्स मैथ ही ऑप्शनल है, करूँगा ये जी। नहीं करना है आपको। वहां आप इंग्लिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं कि बिल्कुल आप बिल्कुल। मैथ्स ऑप्शनल लियो, आप इंग्लिश इंग्लिश कर रहे करके हैं, कैसे सी वहाँ सेट कौन कोई निकाल देख रहे रहा है, हैं। नंबर आने हैं। वहाँ क्वालिफाइंग पेपर है, आप बिल्कुल करिए, क्योंकि वो पेपर का पैटर्न और स्टैंडर्ड ही ऐसा कर दिया है। बिल्कुल। तो मिक्स करिए, ये भी नहीं कि आप इंग्लिश के भरोसे बैठे हैं, तो मिक्सअप करिए। और दूसरा जो बच्चे करते हैं कि सी सेट लगाते ही नहीं,
उनको ये रहता है, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, 16 जून को पेपर है, तो वो कहते हैं अब 1 जून से लगाना शुरू करेंगे तो 2-3 दिन में हो जाएगा, क्या करना। तो आपने मई का तो टाइम वैसे ही टाल दिया उसके लिए। अब जब जून आई तो आप रिवीजन करने में इतना व्यस्त हो गए कि अब सी सेट को आप कह रहे हैं कि बाद में देख लेंगे, ये देख लेंगे। वो ऐसे ऐसे करते करते 2 दिन पहले आप एक टेस्ट लगाते हैं। अब वहां पे आपसे बनेगा नहीं, तो वहां आप नर्वस भी हो जाओगे, जो आएगा वो भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए टाइमली टेस्ट लगाइए। जिनका कमजोर है वो अभी से लगाना शुरू कर सकते हैं। हफ्ते में आप एक टेस्ट भी लगा रहे हैं या 2-3 दिन में 1 घंटा अपने सी सेट देख लिया तो वो बहुत है। वहां आपको प्रैक्टिस है तो आप कर ले जाओगे, लेकिन नहीं है तो फिर आप जैसा पिछले साल देखे हो तो बहुत लोग छट जाते हैं उसमें। सर एक बात और सामने आती है, जैसे कि इस साल का हमने कट ऑफ देख लिया, जो अभी पिछले साल का प्रीलिम्स था, तो 75 है जनरल की। तो अब क्या होता है ना कि जैसे पिछले साल 88 थी या मतलब इसके कुछ थी, मतलब इससे ज्यादा थी, तो बच्चे अब क्या करेंगे, पिछले साल का देख के सोचेंगे हमको इतने नंबर लाने हैं, लेकिन इस बार तो नहीं आए, कट ऑफ नीचे गई। तो जब पेपर दे रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, मतलब पुरानी कट ऑफ को दिमाग में रखते हुए कि हम गलत भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम इतने अटेम्प्ट करने करने ताकि हमारे इतने नंबर आए, क्वालिफाई कर लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ है, तो कट ऑफ भी नीचे जाएगी, तो इसको कैसे मैनेज करना। देखिए जो पिछले साल कट ऑफ है वो इस साल रहेगी नहीं, वो तो मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर साल पेपर पैटर्न बदल जाता है। लेकिन आप जब टेस्ट लगा के जाते हैं, तैयारी अच्छी करके जा रहे हैं, और आपको अगर वहाँ टफ लग रहा है तो वो सबके लिए टफ है। बिल्कुल। वो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आपको कुछ बच्चे जरूर मिलेंगे जो कहेंगे बहुत इजी था मेरे, इतना सही, वो इतना सही, वो कुछ भी बोल देंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि एग्जाम के बाद जो डिस्कशन बच्चे करने लगते हैं, पेपर मिला रहे हैं, 3 घंटे का गैप मिलता है, उसी में कोई कुछ भी आंसर की देख के मिलाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, भले ही आपका आंसर सही है, अगला पेपर देना होता है। ठीक है, मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ कि सेंटर के बाहर ये शुरू हो जाता है। वहाँ कुछ लोग मिलेंगे आपको, ये आंसर सही है, गलत, ये आता था, वो नहीं आता। तो उस चीज से आप दूर हो जाइए, कहीं जाके पेड़ की छांव में बैठिए आराम से, 1 घंटा पानी, खाना आना खाइए, पानी पीजिए, सी सेट के जो फॉर्मूला है देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब जो पेपर हो गया अब तो हो गया, आंसर मिलाइए ना मिलाइए कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन मिलाइए या 2 दिन बाद मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस चक्कर में सी सेट का पेपर मत खराब कीजिए। और दूसरा, अगर आपको पेपर टफ लग रहा है तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि आपको अब 75-80 नंबर ही लाने हैं। सरल पेपर में दिक्कत क्या होती है, जो मैं मानता हूँ कि जैसे 2016 में हुआ था कि 116 कट ऑफ गई थी, मतलब वहां आप गलती ही नहीं कर सकते हो, मतलब वहां सब सही कर रहे हैं, आपने अगर गलत किया तो आप ही बाहर हो जाओगे। बिल्कुल सर। टफ में ये रहता है कि आप अगर 80-90 भी ला रहे हो तो बहुत आराम से सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इररिस्पेक्टिव कि इजी है, कठिन है, मीडियम है, वो नहीं, आप जितना सॉल्व कर पा रहे करिए। इसमें आप किसी की स्ट्रेटेजी से मत वो सोचिए कि उसने 90 कर दिया, इसने 70 कर दिया तो मुझे भी 85-95 करना, नहीं। आप कीजिए, नॉर्मली जो होते हैं बनते हैं, कुछ गैस करने पड़ते हैं 50-50 पे, वो आप रिस्क लीजिए, लेकिन अपना खुद का ही देखिए कि भाई टफ है पेपर, तो आप थोड़ा ऐसा नहीं कि 100 का 100 90 ही अटेम्प्ट करेंगे, 80-85 तक अटेम्प्ट कीजिए। कुछ क्वेश्चन जब आपको क्वेश्चन ही नहीं पता है ना, ऑप्शन कुछ समझ आ रहा, तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार देखा गया है, इस बार भी बहुत बार हुआ कि 2-3 नेगेटिव नहीं करते तो हो जाता शायद, है ना। हाँ। तो और ये सी सेट में भी लोगों का पॉइंट मार्क से भी अगर हम बाहर हो जाते तो इसी चक्कर में हो जाते, वो इसी चक्कर में, वो ये कि आप दूसरों को देखेंगे उसका 95 है, वो तो बाहर हुआ ही, आप भी बाहर हो गए उस चक्कर। सर बात करें जैसे कि जो भी प्रीलिम्स आने वाला है, तो खास तौर पर प्रीलिम्स के लिए बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। देखिए अभी तो जैसे 50 दिन है यहाँ से, तो जनरली 45-50 डेज इनफ होते हैं प्रीलिम्स के लिए। अगर आप 1 साल तैयारी किए हो और 2 साल की हो तो बहुत है। तो इसमें आप नोट्स आपके बन ही चुके होंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले आप करंट अफेयर्स अपना तैयार कर लीजिए, है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स की बहुत उलझन रहती कि इसका पढ़ें उसका पढ़ें, फिर एग्जाम में तो कुछ बनता भी नहीं। तो पहले तो वो आप किसी एक सोर्स का उठाइए, किसी भी सोर्स का उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इस कोचिंग का बहुत अच्छा है, जैसे PT 365 सब बोलते हैं, तो मैंने आज तक नहीं पढ़ी वो, ठीक है, मैं दूसरी कोचिंग का एक ही कंपाइलेशन पढ़ लेता हूँ, बहुत होता है। तो सबसे पहले अपने सोर्स लिमिटेड कीजिए, जो है इतना है, इतना ही पढ़ना है, इतना अगर मेरा कवर हो जा रहा है बहुत है। दूसरा, रिवीजन करिए, हर हफ्ते आप रिवीजन कीजिए कि आज मुझे इस हफ्ते हिस्ट्री पढ़नी है, इसका टेस्ट देना है और रिवीजन करना है, ठीक है, ऐसा हर सब्जेक्ट के साथ कीजिए। दूसरा, तीसरा ये है कि आप टेस्ट एकदम ये नहीं कि रोज ही टेस्ट दे रहे हैं, आप टेस्ट दीजिए, उसे आंसर पढ़िए, एनालाइज कीजिए, डिस्कस कीजिए, है ना।
हफ्ते में 1-2 टेस्ट भी आप लगा रहे हैं बहुत है अभी के हिसाब से, है ना। इससे क्या है कि जो लास्ट टाइम पे रहेगा ना, तो आप क्विक रिवीजन कर पाओगे। जो टेस्ट है उसके भी, जैसे मैंने नोट्स बना लिया करता था कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, तो उसको मैंने स्नैपशॉट लेके वन नोट में ही रख लिया, तो जब भी रिवीजन किया तो उसको देख लिया, क्योंकि गलतियां याद रहती हैं। जी बिल्कुल। जो सही कर लिए हो आप वो वो भूल तो जाते हैं। आपको लगभग लगभग याद है, लेकिन गलतियां आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो वो इस तरीके से आप नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए, है ना। इस और सी सेट का खासकर मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। पिछली बार बहुत टफ था, ये मानते हैं, हो सकता है इस बार उतना टफ ना आए, हाँ लेकिन अगर बाई चांस आता भी है तो आप रेडी रहिए, बिल्कुल सर। क्योंकि आपसे नहीं बन रहा, लेकिन जितना उन्हें 12-13 गुना जो चाहते हैं वो प्रीलिम्स मेंस के लिए, उतना उनको मिल जा रहा है, तो जी आप सर। भी उसी रेस में रहिए, है जी ना। इसको हल्के में मत लीजिए जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार हम टॉप और स्टॉक कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। अगर आपके भी कोई भी क्वेश्चन सवाल कुछ भी है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।